जरा कल्पना करें कि कोई मामूली सा सिपाही बड़ा बन जाता है और पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी होता है। 18वीं सदी के अंत में यूरोप पूरी तरह बवाल में डूबा हुआ था और तभी एक आदमी आता है जिसका नाम आज भी इतिहास में गूंजता है और वो है नेपोलियन बोनापार्ट। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर आखिर तक उसके पीक तक पहुंचने की और फिर उसके बाद उसकी तबाही की कहानी जानेंगे। द फाइट, द विक्ट्री और फिर द डाउनफॉल, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं है, बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी है एक आदमी की जो कि पूरे यूरोप पर राज करने का सपना देखता था। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा नाम जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और नेपोलियनिक कोड के लिए जाना जाता है। नेपोलियन केवल एक लीडर नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसने यूरोप को नए रंग में रंगने की कोशिश की। 1769 में कॉर्सिका में जन्मे नेपोलियन ने एक छोटे से सिपाही से अपने सफर की शुरुआत की और फिर आगे चलकर फ्रांस का सम्राट बन बैठा। जरा सोचें, यूरोप के लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के समय को, जो एक ऐसा समय था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की आग पूरे यूरोप में फैल रही थी। लोग क्रांति के लिए तैयार थे और हर तरफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बातें गूंज रही थी। इस पॉलिटिकल हलचल के बीच नेपोलियन एक मेन किरदार के रूप में उभरता है और फ्रांस की ताकत को अपने हाथों में लेकर पूरे यूरोप पर निशाना लगाता है। दोस्तों, नेपोलियन के राइज और डाउनफॉल की कहानी जानने से पहले आइए उसके निजी जीवन और शिक्षा के बारे में जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के कॉर्सिका आइलैंड पर हुआ। वो एक सामान्य इटालियन परिवार से था। उसके पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रांस की सरकार में एक रिप्रेजेंटेटिव थे, जबकि उसकी माँ लेटिसिया बोनापार्ट एक स्टेबल और कैपेबल लेडी थी। नेपोलियन के शुरुआती दिन कॉर्सिका के राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच बीते। इन अनुभवों ने उसकी भावनाओं को मजबूत बनाया और उसके आगे के सफर के लिए एक बेस तैयार किया। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद नेपोलियन ने मेनलैंड फ्रांस में मिलिट्री एजुकेशन पूरी की। अपनी शिक्षा में उसने वॉरफेयर स्ट्रेटेजी और मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में भी खूब सीखा। पढ़ाई को पूरा करने के बाद उसने आर्टिलरी ऑफिसर के रूप में शुरुआत की और इस दौरान उसने अपनी स्ट्रेटेजिक स्किल्स को बखूबी दिखाया और फिर तेजी से मिलिट्री रैंक्स में ऊपर बढ़ता गया, जिसके कारण मिलिट्री में उसके रास्ते खुल गए। हालांकि इस दौरान फ्रांस एक ऐतिहासिक रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा था, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस समय रेवोल्यूशनरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेपोलियन ने अपनी मिलिट्री स्किल्स दिखाने शुरू किए, जिससे कि मिलिट्री में उसके सीनियर प्रभावित हुए और उसका स्टेटस बढ़ता गया। रेवोल्यूशन में बवाल के बीच वो न तो सिर्फ एक मिलिट्री लीडर के रूप में उभरा, बल्कि फ्रांस में अपना दबदबा कायम करने के लिए तैयार एक एम्बिशियस इंसान के रूप में भी सामने आया। दोस्तों, नेपोलियन जैसे जैसे मिलिट्री में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मिलिट्री में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती गईं। नेपोलियन के राइज को पहला ब्रेक थ्रू तब मिला जब उसे टूलोन का फोर्ट सीज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये उसका पहला मिलिट्री ऑपरेशन था। सन 1793 के सीज ऑफ टूलोन नाम के इस युद्ध में उसने अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस दिखाई और इस बैटल में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। इस पहली बड़ी जीत के बाद नेपोलियन ने कुछ और ठोस काम करने की प्लानिंग की, जैसे कि 1796 से लेकर 1800 तक इटालियन कैंपेन। ये एक सीरीज ऑफ बैटल्स थी जिसकी शुरुआत 1796 में बैटल ऑफ लोदी से हुई और 1800 में मेरेंगो के इम्पोर्टेंट बैटल के साथ खत्म हुई। इस कैंपेन में मिली हर एक जीत ने नेपोलियन के करियर में क्रूशियल चैप्टर को मार्क किया। इन विक्ट्रीज के साथ नेपोलियन ने 1798 में इजिप्शियन कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया, जिसका मकसद था ब्रिटिश ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब करना और मिडिल ईस्ट में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाना। हालांकि कुछ अर्ली विजेताओं के बावजूद 1798 में बैटल ऑफ नाइल रिवर में अंग्रेजों ने नेपोलियन की नेवी को हरा दिया और उसे इजिप्ट में फंसा दिया। लेकिन इसके बावजूद नेपोलियन ने हार नहीं मानी और जाफा की घेराबंदी और 1799 में अबू कीर की लड़ाई में दिखा दिया कि वह क्यों स्ट्रेटेजिक मास्टर है। इन बैटल्स ने नेपोलियन के एडेप्टिव नेचर को भी दिखा दिया, लेकिन कुछ असफलताओं के साथ नेपोलियन को 1801 में इजिप्ट छोड़ना पड़ा। यूरोप में लौटने के बाद नेपोलियन ने अपने सफर को
तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ वॉर को जीतना नहीं था। क्रांति के बाद फ्रांस में लोग अभी भी नाखुश थे, इसलिए 1799 में बड़े बदलाव देखने को मिले। इस नाखुशी की चरम सीमा 9 नवंबर 1799 को 18 ब्रोमायर का तख्ता पलट था। ये वो समय था जब नेपोलियन ने सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने करंट गवर्नेंस सिस्टम से छुटकारा पा लिया और अपनी एम्बेसी भी शुरू कर दी, जिससे गवर्नेंस को चलाने का एक नया तरीका सामने आया। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 नवंबर 1799 को 18 ब्रोमायर का तख्ता पलट फ्रांसीसी इतिहास का एक अहम राजनीतिक इवेंट था। तख्ता पलट तब होता है जब सरकार में अचानक और अक्सर जबरदस्ती बदलाव आता है, जिसे कूप भी कहा जाता है। जिस दिन नेपोलियन ने तख्ता पलट किया था, वह दिन फ्रांसीसी रिपब्लिकन कैलेंडर में ब्रोमायर महीने का 18वां दिन था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 नवंबर 1799 होता है। इस तख्ता पलट के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने सरकार का चार्ज अपने हाथों में ले लिया और करंट गवर्नेंस सिस्टम, जिसे डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता था, उसे उखाड़ फेंका। उस समय डायरेक्टरी फ्रांस में एक रूलिंग बॉडी हुआ करती थी और तख्ता पलट के बाद नेपोलियन ने सरकार का एक नया फर्म एस्टेब्लिश किया, जिसे कंसलेट कहा गया। इस घटना ने नेपोलियन के सत्ता में आने में एक अहम रोल अदा किया और फ्रांस में उसके फ्यूचर लीडरशिप के लिए मंच तैयार किया। दोस्तों, आइए अब नेपोलियन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर के एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट पर गौर करते हैं। दरअसल 1804 में पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में आयोजित एक ग्रैंड सेरेमनी में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। ये इवेंट एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोमेंट था, जिसने अब नेपोलियन के पावर को पहले से ही कई गुना बढ़ा दिया। सम्राट बनते ही नेपोलियन ने डोमेस्टिक अफेयर्स के काम करने के तरीके में बहुत बड़े बदलाव किए। 1804 में उसने नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, ये कोई सीक्रेट कोड या भाषा नहीं थी, बल्कि फ्रांस में सब कुछ कैसे चलाया जाए इसके लिए गाइडेंस या मैनुअल की तरह था। नेपोलियन कोड को सभी के लिए चीजों को फेयर बनाने, सभी को एक साथ लाने और चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए बनाया गया था। ये देश में फेयरनेस और ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए क्लियर रूल्स एस्टेब्लिश करने जैसा था। इस समय जहां एक तरफ नेपोलियन अपने देश में बड़े बदलाव कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी नजरें फ्रांस की बाउंड्रीज के बाहर भी देख रही थी। ऑस्टरलिस, जेना और वैग्राम जैसी लड़ाइयों में जीतकर उसने 1810 तक अपने फ्रेंच साम्राज्य को एक्सपेंड कर लिया था। अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के कारण नेपोलियन का एक्सपेंशन तो हो ही रहा था, लेकिन इस एक्सपेंशन ने भविष्य में उसके लिए बड़ी मुसीबतों के बीज बो दिए। आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे नेपोलियन ताकतवर होता गया, उसे इबेरियन पेनिनसुला पर कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल शामिल थे। अर्ली 19th सेंचुरी में ये देश बैटलफील्ड्स में बदल गए और इसमें फ्रांसीसी ताकत को चेक किया गया। इन घटनाओं को पेनिनसुलर वॉर के नाम से जाना जाता है। ये कोई रेगुलर वॉर तो नहीं थे, बस इसमें ट्रिकी गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शामिल थी, जिससे पता चला कि ताकतवर नेपोलियन के कंट्रोल और डोमिनेंस की भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसके बाद नेपोलियन को एक बड़ी चुनौती रूस से भी मिली। साल 1812 में नेपोलियन को रूस में कैंपेन के दौरान एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। शुरुआत में इसे कुछ जीत प्राप्त हुई, लेकिन इससे चीजें खराब हो गई। रूस का खराब मौसम और गोरिल्ला अटैक्स के कारण नेपोलियन की सेना, जिसे ग्रैंड आर्मी के नाम से जाना जाता था, उसे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस कैंपेन के दौरान नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा झटका था। इस वापसी से पता चला कि नेपोलियन जैसे एक ताकतवर इंसान में भी कमजोरियां थी। ये एक वेकअप कॉल की तरह था, जिसमें नेपोलियन को देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। इबेरियन पेनिनसुला की समस्याएं और रूस के खराब कैंपेन्स ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद नेपोलियन को आखिरकार हराया जा सकता है। इससे पहले हर कोई ये सोचता था कि वह एक सुपर हीरो है जो कभी भी नहीं हार सकता, लेकिन अब ये साफ था कि अब टफ चुनौतियां आ रही हैं, जो कि इस बात का अंदेशा है कि अब उसके एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि ये इवेंट्स नेपोलियन के लिए आने वाली चुनौतियों के लिए एक चेतावनी थी। दोस्तों, आइए नेपोलियन की एक बड़ी कहानी का आखिरी हिस्सा देखते हैं, जो कि एक रोमांचक किताब के फाइनल चैप्टर की तरह है। जरा कल्पना करें कि नेपोलियन एक गेम में बहुत ताकतवर खिलाड़ी है कि तभी अचानक 6th कोलिशन नाम की एक मजबूत टीम उसे चैलेंज करने के लिए सामने आती है। इस टीम में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, यूके,
स्पेन और पुर्तगाल जैसे बड़े देश शामिल हैं। ये सभी एकजुट होते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं नेपोलियन पूरे यूरोप पर अपना दबदबा कायम न कर ले। दोस्तों, इससे आप नेपोलियन की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे हराने के लिए 6 देश एक साथ आते हैं। इसके बाद 1813 में लिप्सिंग की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट आता है। हालांकि नेपोलियन की रणनीति अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे जीत हासिल नहीं हुई। एक साथ काम करने वाला 6th कोलिशन गेम चेंजर बन गया। इस हार से पता चला कि नेपोलियन पहले की तरह फ्रांस का इंचार्ज नहीं रहा। हारने और ये कहे जाने के बाद कि अब वे इंचार्ज नहीं रह सकता, इससे नेपोलियन को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसे मेनलैंड से दूर एल्बा नाम के एक आइलैंड पर भेज दिया गया। ये इवेंट उसकी लीडरशिप और डोमिनेंस का कंक्लूडिंग चैप्टर था और यूरोप में कुछ नई शुरुआत की तरह था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1815 में अचानक नेपोलियन एक बड़ी वापसी करता है, जिसे 100 डेज के नाम से जाना जाता है। उसे फिर से ताकतवर बनने की उम्मीद थी, लेकिन वाटरलू की लड़ाई में फिर से सब कुछ तबाह हो जाता है। जहां ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन ने नेपोलियन की सेना का विरोध किया। नेपोलियन इस लड़ाई में हार जाता है, जिसका मतलब है कि उसे फिर से किसी दूसरी जगह जाकर रहना होगा। वाटरलू का युद्ध हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलिना नाम के एक आइलैंड पर फिर से एक्साइल पर भेज दिया गया, जहां पर उसने अपने डाउनफॉल के कारणों को जानने में वक्त गुजारा। उस पर नजर रखने वाले ब्रिटिश लोगों के साथ उसका संबंध थोड़ा जटिल था, यानी कि कुछ लोग उसे इज्जत से पेश आते थे, लेकिन इसके बावजूद उस पर कड़ी नजर रखी जाती थी। कुछ सालों के बाद 1821 में नेपोलियन की सेंट हेलिना में मौत हो गई। उसके बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह युद्ध लड़ने में तेज था, जबकि दूसरों को लगता था कि वह जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस था। उसकी जिंदगी और मौत ने इस बात पर कभी भी ना मिटने वाला एक असर छोड़ा कि लोग पावर, लीडरशिप और बड़ी एम्बिशंस के ट्रिकी नेचर को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेपोलियन की कहानी उतार चढ़ाव वाले रोलर कोस्टर की तरह है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक महान लीडर बनकर पूरे महाद्वीप को अपनी धुन पर नचाने की अनसक्सेसफुल कोशिश की जा सकती है। नेपोलियन की लीगेसी बंच ऑफ थिंग्स की तरह है जो वह अपने पीछे छोड़ गया, जिनमें से कुछ अच्छी हैं, जैसे कि लड़ाई में एक्सट्रीमली स्मार्ट होना और देश को चलाने के तरीके में बदलाव करना। लेकिन ये कुछ हद तक एक वार्निंग साइन की तरह भी है, क्योंकि उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की और वह हमेशा अच्छा नहीं कर पाया। वैसे हम सुनना चाहते हैं कि आप नेपोलियन और उसकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।